जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग फिर बढ़ाते हैं टीआरई 4.0 का एक सेशन और आगे की ओर। इससे पहले हम लोग जीके जीएस का क्लास कवर कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए पहले, क्योंकि हम जो भी पॉइंट आपके लिए लेकर आते हैं वो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, तो इसलिए आप पिछला सेशन अवश्य देख लीजिए। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आप केवल 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 10 नहीं, इससे आपको 50 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को लेकर के हम लोग जितने ऑप्शन है उनको हम लोग अलग से डिटेल से हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए इस सेशन में हम लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इससे हमें टीआरई 4.0 यानी इसका तो कवर होगा ही होगा, बल्कि इसके साथ साथ यदि आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको साइंस के रूप में ये पॉइंट कवर होने वाला है। यदि आप बिहार एसएससी यानी आगामी आने वाला एग्जाम जो बिहार एसएससी का है वहां भी आपको ये काम करेगा। बिहार एसआई यानी दरोगा में भी आपको ये काम आने वाला है, या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी ये आपको काम आने वाला है। तो इसीलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यदि आप बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप बेल आइकन ऑन रखें, तो आने वाला जो भी वीडियो हम डालेंगे तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हमारा टाइमिंग है कि सुबह जो है 7 बजे हम लोग डेली इस क्लास को प्रारंभ करते हैं, और शाम में भी डेली कितने बजे, तो 7 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है। तो इसीलिए आप लोग इस टाइमिंग को ध्यान में रख करके उस टाइम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आप लोग अगर इस प्रश्न का जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिए, और उसके बाद यदि आप पढ़ने बैठते हैं तो कम से कम कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठें, ताकि कुछ ऐसे प्रश्न जरूर आपके सामने आएंगे जो कि आपको पता नहीं होगा, तो आप उसे कॉपी में नोट अवश्य कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। ठीक है, वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है, न कि धारा की माप पूछ रहा है, धारा की पहचान की जाती है किनसे। तो ऑप्शन आप लोग देखिए, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एमीटर होगा, दूसरा कह रहा है गैल्वेनोमीटर होगा, तीसरा कह रहा है जनरेटर होगा, चौथा एक से अधिक, और पांचवा क्या है तो नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अगर जवाब जानते हैं तो जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए हम इस प्रश्न को डिटेल से समझते हैं। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पॉइंट जो है आपका कहां से आया है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आया है, विद्युत धारा वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको मिला है। देखिए अगर किसी चालक पदार्थ में यदि हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करें, ठीक है, किसी चालक पदार्थ में किनका प्रवाह करें तो इलेक्ट्रॉन का यदि हम प्रवाह करें तो इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग क्या बोलेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे तो विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि यदि इस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इस डायरेक्शन में दे रही है इस ओर, तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा की जो दिशा होगी ना वो कैसी होगी तो इलेक्ट्रॉन के क्या होगा तो विपरीत दिशा में होगा बहने वाली इलेक्ट्रॉन की दिशा का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यदि इस डायरेक्शन में मूव करती है तो विद्युत धारा उनके विपरीत दिशा में क्या करती है तो गति करके प्रवाहित होती है। इसीलिए विद्युत धारा की दिशा यदि आपसे पूछे तो वो उस
परिपथ में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा का क्या होगा, तो विपरीत होगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर यदि यहाँ पर देखा जाए तो हमने देखा कि सर ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें भी क्या है, तो दिशा है, ठीक है। परंतु आप याद रखिएगा कि इसमें दिशा होने के बाद भी यह राशि कैसी है, तो अदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन, तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका SI मात्रक की बात करें, इसका SI मात्रक जो होता है वो विद्युत धारा का क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है क्या, तो एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसमें दिशा होने के बावजूद भी विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। यदि आप इसमें ये पूछे अदिश राशि सर हुआ कैसे, तो इसका एक ही जवाब है कि विद्युत धारा में दिशा है परंतु यह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करने के कारण विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर वो सूत्र क्या होता है, तो विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आपका आवेश बटे क्या, तो समय। विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होगा, तो आवेश बटे समय, यानी I बराबर फॉर्मूला जो बनेगा वो Q बाय क्या होगा, तो T होगा, ठीक है। विद्युत धारा I इक्वल टू Q बाय T। Q को हम लोग आवेश बोलेंगे, T को समय। तो बताइए Q जो है ये आपका क्या है, तो आवेश है। तो आवेश का मात्रक आपको पता होगा कि आवेश का मात्रक होता है क्या, तो वो होता है कूलम, जबकि T क्या है, तो T है आपका समय, और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहां से हम लोग एक बात और पता कर सकते हैं कि विद्युत धारा का जो अन्य मात्रक होगा ना, वो दूसरा मात्रक क्या बनेगा, तो वो बनेगा कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। तो विद्युत धारा का अन्य मात्रक क्या बन रहा है, तो कूलम प्रति क्या बन रहा है, तो सेकंड बन रहा है। क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक हो गया कूलम, समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो यहां तक आप लोगों का आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए और हम लोग आगे इसी में पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा की अगर हमें पहचान करनी हो, आप लोग याद रखिएगा किसमें जी, तो चालक पदार्थ में विद्युत धारा की पहचान करनी हो, चालक पदार्थ में इलेक्ट्रिक करंट की क्या करनी है, तो पहचान करनी है। तो याद रखिएगा इनकी पहचान होती है किनके द्वारा, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ठीक है। किसी चालक पदार्थ में अगर विद्युत धारा की पहचान करनी हो कि उसमें करंट है या नहीं है, तो उसकी पहचान कौन करती है, तो गैल्वेनोमीटर करती है। सपोज दैट इसमें करंट है या नहीं है, तो इसकी पहचान किसके द्वारा होती है, तो वो यंत्र कौन है, तो गैल्वेनोमीटर है, जो कि विद्युत धारा की पहचान करती है। परंतु जब हम ये बात करें कि विद्युत धारा की जो माप होती है ना, विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो आप याद रखिएगा कि विद्युत धारा की माप जो होती है वो किससे होती है, आमीटर से होती है, अर्थात एमीटर से इसकी क्या होती है, तो माप की जाती है, ठीक है। तो विद्युत धारा की माप किससे होती है, तो एमीटर से इसकी माप होती है। जबकि हम लोग बात करें कि विद्युत विभव की माप, ठीक है, विद्युत विभव की जो माप होती है ना, इसकी माप किससे की जाती है, तो इसकी माप की जाती है वोल्ट मीटर से। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। तो यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हम लोग एक दो पॉइंट और बात कर लें। तो देखिए ए मीटर जो आपका होता है, ए मीटर, इसको याद रखिएगा, इसे परिपथ
परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये परिपथ के किस क्रम में रहता है, तो ये रहता है श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में इसे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यही वजह है कि किसी भी घरेलू परिपथ को जब भी जोड़ना चाहिए, ठीक है, किस परिपथ को, तो घरेलू परिपथ को यदि जोड़ना हो तो उसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो समांतर क्रम में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में समांतर क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि विभव अर्थात वोल्टेज जो होता है ना, वो वोल्टेज आपको एक समान मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज इसमें क्या मिलेगा, समान, परंतु इसमें बहने वाली विद्युत धारा जो होगी उसका मान आपको क्या मिलेगा, तो अलग अलग देखने को मिलेगा। यही वजह है कि घरेलू परिपथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। यहां आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, तो एक समान देखने को मिलेगा। समझ गए यहां तक। अब आइए आप लोग अपने प्रश्न पर, तो देखिए यहां से आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। क्या पूछ रहा है प्रश्न में, तो देखिए प्रश्न कर रहा है आपका क्या, तो वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है। अभी तुरंत आपने क्या पढ़ा, तो आमीटर किसकी माप करती है, तो ये मापने का काम करता है किसको, तो विद्युत धारा की ये क्या करती है, तो माप करती है, ना कि ये पहचान करती है। अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये क्या करती है, तो ये विद्युत धारा की पहचान करती है, ठीक है, ये विद्युत धारा की क्या करती है, पहचान। आइए जनरेटर की बात करें। देखो जनरेटर को हम लोग डायनेमो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो डायनेमो के नाम से इसे जानते हैं। और डायनेमो करता क्या है, तो याद रखिएगा कि डायनेमो के पास होता कैसा ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा जब इस डायनेमो को दिया जाता है तो यह डायनेमो इसे बदल देता है किस ऊर्जा में, तो इसे बदल देता है तो विद्युत ऊर्जा में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है वह क्या कहलाती है, तो डायनेमो कहलाती है। तो आपके प्रश्न का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपका क्या है, इसमें हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, तो सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ठीक है, आपको ये बताना सितारे अर्थात तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं ये क्यों आपको नजर आता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है, पूर्ण अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, या वातावरणीय परावर्तन के कारण ऐसा होता है, या वातावरणीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, या एक से अधिक आंसर है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें अपवर्तन का, समझते हैं। देखिए अपवर्तन के उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसका उदाहरण क्या सब होगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए पानी में जो पड़ा हुआ सिक्का रहता है, सपोज दैट ये एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या है, तो पानी भरा हुआ है। अगर इसमें हम कोई भी सिक्का इसमें अगर डाल दें तो ये सिक्का क्या होगा कि अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ये क्या होगा, तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। क्यों, तो देखिए क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश जो होता है ना, इसके अंदर रखी वस्तु को क्या करती है, तो ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत करता हुआ नजर आता है। तो और यह घटना जो होती है वो किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। दूसरी अगर हम लोग बात करें इसमें कि अगर यदि किसी बर्तन में जल भरा हुआ है पूरी तरीके से, और यदि हम इस बर्तन में किसी छड़ी को डुबा दें
तो डुबोने के बाद क्या होगा कि ये छड़ी आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ इसमें प्रतीत होगा। तो ये भी घटना किसके कारण होता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना घटती है। ठीक है, आइए अगर हम लोग और बात करें इसमें, तो ये 2 पॉइंट हो गया इसका। तीसरा नंबर का अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर मछुआरे किसी जल के अंदर मछली पड़ी हुई है, ठीक है, किसी जल के अंदर क्या है, तो यहाँ पर कोई क्या है, तो मछली पड़ा हुआ है। अगर ये मछली यहाँ पर स्थित है तो मछुआरे अपने किस अनुसार से इस मछली को मारे यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मछुआरे को या तो थोड़ा आगे मारना पड़ेगा या तो क्या पीछे, क्योंकि जल में पड़ी हुई हर एक चीज अपने वास्तविक जगह पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन ही इसका क्या है, तो कारण बनता है। ठीक है, आइए अगर हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसकी बात करें, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण क्या है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जो है ये किसके कारण संभव हो पाता है, तो ये हो पाता है किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप लोग इंद्रधनुष का नाम सुने होंगे, तो इंद्रधनुष जो ये भी बनता है, ये भी किसके कारण बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और हम लोग बात करें कि कांच का जो दरार चमकीला दिखाई देता है, कांच का दरार जो चमकीला दिखाई देता है, ये किसके कारण दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगर हम लोग बात करें मृग मरीचिका, ठीक है, मृग मरीचिका की बात करें, तो ये भी जो है ये किसके कारण होता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव होता है। जबकि अगर हम लोग तारों के टिमटिमाने की बात करें, तो देखिए अगर यदि हम लोग बात करें कि तारे जो है ना, तारे यहाँ पर है, आपका मान लिया जाए सितारे यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या है, तो ये है आपकी क्या, तो पृथ्वी है यहाँ पर। देखिए इस बीच में क्या होता है कि इस बीच में कई सारे ग्रह होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इन ग्रहों से कहीं दूर क्या पाया जाता है, तो सितारे या तारे रहते हैं। तो देखिए इनका प्रकाश यहाँ तक पृथ्वी तक आने में बिना अपवर्तन के सीधे चली आती है। ठीक है, ग्रह का जो प्रकाश होता है वो बिना अपवर्तन के कहाँ आती है, तो पृथ्वी पर आती है। परंतु जब हम सितारों की बात करें तो इनसे निकलने वाला प्रकाश कई बार क्या होता है, इसमें परावर्तन देखने को मिलता है, कई बार अपवर्तन की घटना होती है, और यही प्रोसेस करते हुए इनके प्रकाश कहां पर पहुंचते हैं, तो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो यही कारण है कि इसमें कई बार क्या होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन जैसी घटनाएं घटती है। ठीक है, तो सितारों के वायुमंडलीय अपवर्तन जैसी घटना घटने के कारण हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का जवाब हम लोग टिक करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होगा वो सितारे चमकता हुआ नजर आएगा। पहला पूर्ण अपवर्तन ये तो होगा ही नहीं, आंसर इसका आप लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से आप कई सारे प्रश्नों का जवाब अब आप लोग दे सकेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या हम लोग 4 की बात करते हैं। देखिए 4 ये 3 में जो है आपका क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब है। इसमें ऑप्शन पहले देखिए, कह रहा हमेशा के लिए आभासी बनता है, अवतल दर्पण बोला है, निश्चित रूप से वास्तविक होगा, तीसरा बोल रहा है हमेशा वास्तविक होगा, चौथा एक से अधिक, और पांचवा क्या बोल रहा है, नन ऑफ दीज। देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसमें। देखिए ये जो आपका दर्पण है
ये दर्पण कैसा है, ये कैसा है, तो ये है आपका अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब आपको देखने को मिलता है। एक प्रतिबिंब वास्तविक, ये भी प्रतिबिंब आपका बनेगा, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब भी इस दर्पण में बनता है। अगर हम लोग बात करें कि ये इसका सिचुएशन क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये किस प्रकार का दर्पण है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। यदि हम लोग इसमें बात करें तो ये इसका ध्रुव है, ये यहाँ फोकस बिंदु है, ये इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए अगर हम लोग पहला सिचुएशन, अगर वस्तु को यहां पर रखें या वस्तु को अनंत पर रखें, ये या अनंत या वक्रता केंद्र के बीच रहे, या वक्रता केंद्र पर रहे, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहे, या ये कहां पर रहे, फोकस पर रहे, तो देखिए ये आपका सिचुएशन कैसा है, तो अनंत है। ये अनंत और क्या है, तो वक्रता केंद्र के बीच है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, वक्रता केंद्र। चौथा क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और पांचवा बिंदु क्या है, तो फोकस पर। यदि आप इन सभी जगहों पर वस्तु को रखते हैं, इन सभी जगहों पर, तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब होगा कैसा, तो वो होगा आपका वास्तविक एवं उल्टा। कैसा निकलेगा, तो वास्तविक एवं कैसा निकलेगा, उल्टा। जबकि अगर हम लोग इसी अवतल दर्पण की बात करें और हम लोग इसमें वस्तु को रखते हैं कहां पर, तो वस्तु को हम लोग रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो जब आप फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रकाश इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, और जब आप इसे डॉट डॉट से ऊपर आगे की ओर खींचेंगे और नेक्स्ट प्रकाश यहां से जाने देंगे, तो ये आपका कहां कटने वाला है, तो दर्पण के पीछे। ठीक है, ये कहां पर प्रतिबिंब अपना बनाएगा, तो ये बनाएगा दर्पण के पीछे बनाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी एवं सीधा। ठीक है, आभासी एवं कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए अब आपके प्रश्न का जवाब क्या होगा, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि हमेशा आभासी बनेगा, नहीं, केवल एक सिचुएशन है जहां पर आपको वस्तु रखा जाए फोकस एवं किसके बीच, तो आपको ध्रुव के बीच रखना होगा, तो प्रतिबिंब आभासी। कारण निश्चित रूप से वास्तविक होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल प्रतिबिंब वास्तविक ही होगा, यहां भी वही बात बोला गया है। ठीक है, वास्तविक होगा नहीं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसमें वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला प्रश्न आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम आपको डिस्कशन किए थे उस क्वेश्चन में हम इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा कहलाता है। किसी चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन गति से क्या होता है, विद्युत धारा की प्राप्ति होती है, और इसकी दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत में होती है ये। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है अगला। देखिए प्रश्न अगला कर आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, इस प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए हम लोग आपेक्षिक घनत्व को पहले समझते हैं। घनत्व क्या होता है इसकी हम लोग बात करें। घनत्व क्या होता है, तो ये होता है द्रव्यमान बटे में क्या होता है, आयतन। अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, घनत्व हम लोग किसको बोलेंगे, तो घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान
बटे क्या होता है आयतन, और रो इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं m बाय क्या, तो भी इसको लिख सकते हैं। इसका अगर हम लोग SI मात्रक की बात करें तो आप सभी को पता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है किलोग्राम, जबकि आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो घन मीटर होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ये होता है इसका क्या, तो घनत्व होता है। तो घनत्व, ये तो सबसे आसान प्रश्न है, तो घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या होगा, तो आयतन होगा यहाँ पर। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रख दें, किसको, तो कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर क्या होती है, घटती रहती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पहला बोला है क्या, तो संघनीकरण, दूसरा बोला उत्साधन, तीसरा बोला है अवक्षेपण, चौथा एक से अधिक, और पांचवा बोला है नन ऑफ दिस। तो आप इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं और देखते हैं इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा। देखिए एक पॉइंट होता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन के नाम से इसे जानते हैं ऊर्ध्वपातन को। देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इसका प्रोसेस है ये कि ये ठोस पदार्थ को यदि आप क्या करते हो, तो गर्म करते हो, तो यह द्रव न बन के सीधे किस में परिवर्तित होती है, तो गैस में बदलती है, ठीक है। ठोस पदार्थ गर्म करने पर वह द्रव न बन के सीधे किस में चेंज हो जाती है, तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसका एग्जांपल कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका एग्जांपल है कपूर, ठीक है, और हम लोग बात करें अमोनियम क्लोराइड, और हम लोग बात करें ठोस शुष्क बर्फ हो गया ये, ठीक है, शुष्क बर्फ, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और आपका इसमें जो हो जाएगा ये आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी इनका एग्जाम्पल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड है और ये आपको एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए हम लोग बात करें थोड़ा सा संघनीकरण का। देखिए अगर यदि हम लोग बात करें कि किसी गैस को यदि हम लोग ठंडा करके, गैस को क्या करके, ठंडा करके किस में परिवर्तित कर दें, तो द्रव में, तो किसी गैस का द्रव में बदलना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन के नाम से जानते हैं। ये चीज जो है आप लोग याद रख लीजिएगा। अवक्षेपण की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अवक्षेपण क्या होता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, तो अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें NaNO3 सोडियम है ये नाइट्रेट, और इसे हम लोग बात करें यानी हम लोग इसमें देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड को लेकर के, सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो ये Ag जो है इस Cl को क्या करेगा, ले लेगा, तो ये हो जाएगा AgCl, और इधर बचता क्या है, तो NaNO3। यहाँ जो आप देख रहे हो AgCl, ये किस रूप में आपको रिएक्शन में प्राप्त होगा, तो अवक्षेप रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। अवक्षेप क्या होता है, तो ये एक गाढ़ा द्रव होता है, जिस तरह दही जमने के बाद एक थक्का बन जाता है तो एक गाढ़ा लिक्विड है, उसी तरीके का जब किसी अभिक्रिया के दौरान गाढ़ा लिक्विड बनती है तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप के नाम से जानते हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो उत्साधन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न अगला क्या है कि कमरे के ताप पर
ठीक है, द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम बताइए। देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग ध्यान से दीजिएगा। धातु में भी आपका लिक्विड फॉर्म में रहने वाला, ठीक है, मेटल है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें धातु में, वो कौन है, पारा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पारा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। और ये जो है कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। उसी तरीके से यदि यह प्रश्न अधातु के रूप में रहता कि अधातु में बताइए कौन द्रव रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता, तो ब्रोमीन होता। ब्रोमीन को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, Br, जबकि पारा को हम लोग क्या लिखते हैं, Hg लिखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए अधातु के रूप में कौन है, तो ब्रोमीन। इसकी अवस्था क्या है, तो इसकी अवस्था कैसी है, तो इसकी अवस्था क्या है जी, तो ये है आपका द्रव अवस्था। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का प्रश्न आपका। इसमें हम लोग एक और प्रश्न की बात कर लें। देखिए ये जो आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं इसको। ठीक है, आसानी से काटा जा सकता है। किसे, तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए हम लोग मिट्टी तेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आज आप लोगों ने केवल 7 प्रश्न से आप कम से कम 20 से अधिक प्रश्न और एक्स्ट्रा आप लोग सीख गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस शेयर कर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपका एक मोटिवेशन से हम इस तरह का वीडियो लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों।